गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्ते। कल हमने नेताजी का चश्मा इस कहानी को पढ़ा था और किस प्रकार से कैप्टन की देशभक्ति, उसके कितने उच्च विचार और जो मन में शंका थी हालदार साहब के कि कैप्टन के मरने के बाद अब इस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हालदार साहब ने आके देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा, क्योंकि बच्चों ने एक सरकंडे का चश्मा यानी एक काड़ियों से जो चारे के रूप में एक सरकंडा बोलते हैं, उससे जो गाय का चारा होता है उसको पूरी तरह से छील कर अंदर से जो हल्का सा और चीज़ निकलती है उससे उन्होंने कैसे चश्मा बनाया और नेताजी को चश्मे मूर्ति पर उन्होंने लगा दिया। यह देखकर उनको मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि कोई न कोई व्यक्ति में ऐसी देशभक्ति की भावना आती है। अब इस प्रस्तुत पाठ के मध्य इसीलिए इस पाठ का शीर्षक नेताजी का चश्मा रखा गया। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, एक तो आप पहले इस पेज नंबर 10 में अंतिम जो अनुच्छेद है आपके इस पाठ का उसको आपको लेना है और उसी से कुछ क्वेश्चन और आंसर, जिसमें व्याकरण संबंधी भी क्वेश्चन हो, इस अनुच्छेद से भी कुछ क्वेश्चन हो, उन सभी को लेकर आप कम से कम पेज नंबर 9 पर जो पैराग्राफ है, आपको अनुच्छेद है, बार बार सोचते हुए क्या होगा उस कौम का जो वहाँ से लेकर और इतने से बात पर उसकी आंखें भर आई। इतने पूरे अनुच्छेद में से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन व्याकरण संबंधी भी लेकर आप कर सकते हो। उसके लिए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती, आँख भर आई। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे कि आँख भर आना ये क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें कि आँख भर आना एक मुहावरा है। ऐसे कई चीज़ें जिससे किसी शब्द का अर्थ, किसी का विपरीत शब्द होता है या किसी में भाववाचक संज्ञा है, कोई उपसर्ग शब्द कहलाता है, ऐसे चीज़ बताते हुए आपको क्वेश्चन बनाना है। कम से कम 10 से अधिक भी बना तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे चौराहा, पहले मैंने आपको समास के बारे में बताया था, तो चौराहा में ये समास का द्विगु समास होता है और इसी को आप विग्रह करके ऐसे ही एग्जाम्पल के अनुसार उदाहरण के साथ मैं आपको ये कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। अब इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन लिखना है, जो उन क्वेश्चनों के माध्यम से शायद आपको नेताजी का चश्मा से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, सभी को उत्तर आप आसानी से दे सकोगे। इस तरह के ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ। अर्थगायता प्रतिक्रिया में जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया, बताइए कि ऐसा करने का क्या उद्देश्य है। आप बिल्कुल किसी किताब का सहारा न लेते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी कोई मूर्ति लगाने का उद्देश्य हमको क्या प्रेरणा मिलती है और उनकी प्रेरणा पर हमको चलना चाहिए। और ऐसे कई गुण हैं उनके अंदर कि वह हमें एक स्मृति दिलाते हैं। आज वह नहीं है, लेकिन उनके किए हुए कार्यों को हम याद कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आपको बताइए, कस्बों या ना कोई भी छोटा सा गांव, शहरों
महानगरों, आप कहीं पर भी देखिए कि कहीं न कहीं पर उन महान लोगों की मूर्तियाँ आज भी स्थापित है। तो उसका कारण क्या है, ये अपने शब्दों में आप इसका उत्तर देंगे। अब इसी के साथ इसमें आपको सृजनात्मक क्वेश्चन में देखिए, चश्मे वाले का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब ये चश्मे वाले का संक्षिप्त परिचय यानी चश्मा वाला कौन था, उसे क्यों कैप्टन कहा गया, लेखक ने क्या समझा कि वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, देशभक्ति होगा या किसी देश के लिए सेवा कर चुका होगा। लेकिन आपने इस पाठ में जो समझा सुना, कैसी स्थिति थी वो कैसा था, उसके बारे में आप लिखना है संक्षिप्त में। ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ये आंसर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। उसी के साथ इसी के अंदर आ में 10-12 पंक्तियों में ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। उसमें एक क्वेश्चन है, हालदार और पान वाले के बीच जो बातचीत हुई उसे संवाद के रूप में लिखिए। संवाद का अर्थ है और एक वार्तालाप, दोनों ने कैसे कैसे क्या बात, क्वेश्चन क्या किया, उसने आंसर क्या दिया, उसने क्या क्या क्वेश्चन करे, तो वो संवाद के रूप में आपको ये लिखना है। इसी के साथ में एक और एक क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए आपको आएगा, देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना देश को विकसित और समृद्ध बनाती है, इसके ऊपर अपने विचार लिखिए। ये सब आपको अपने पाठ से सीखे हुए और उन नेताओं से कि देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, समर्पण की भावना और विकसित समृद्ध बनाती है। तो ऐसी भावना अगर रखने से हमारे देश को क्या बना सकती है, विकसित, यानी उसका विशाल, उसको और आगे बढ़ाती है और प्रसिद्धि का। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं, कई नागरिक विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि मैं बड़ा होकर ये काम करूँगा, ऐसी उनकी बुद्धि विकसित होती है। तो इसी प्रकार से अपने विचार आप प्रकट करिए कि अगर समर्पण की भावना हम देश के प्रति रखें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जनरली उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे श्रवण कुमार को देखिए, तो आज आप लोगों को ये कहानियाँ आपको सुनने को, देखने को, या आपके घर के लोग उसका उदाहरण देते हैं, तो कभी उस बच्चे के मन में जब वो कहानी पढ़ता है तो उसके मन में ये भावना आ जाती है कि मैं भी एक श्रवण कुमार बनूं और अपने माता पिता की सेवा करूं। तो इसी तरह से देश के प्रति भी जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण होगा, तो उसकी कैसी समृद्ध, उसकी वो देश कैसा विकसित होगा, इसके लिए अपने विचार लिखिए। अब रही भाषा की बात, जो आपको व्याकरण की दृष्टि से क्वेश्चन दिया जाता है, जिसके लिए सभी के लिए आपको एक अंक निर्धारित होता है। मैंने व्याकरण की दृष्टि से आपको पहली बार पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि का ज्ञान कराया था। पर्यायवाची शब्द बोल तो मैंने बताया था कि एक शब्द का अर्थ नहीं बल्कि 2 अर्थ होना चाहिए। 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन 2 तो जरूरी होना चाहिए, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर है आपको निष्कर्ष। अब निष्कर्ष शब्द में आपने क्या निकाला है कि मुझे क्या आइडिया आया, इससे क्या राय आई। ये राय सराहना, प्रशंसा, उहापो यानी बहुत जल्दी में, गड़बड़ में, जो व्यक्ति बिना सोचे उहापो में जल्दी में जो काम करता है उसे बोलते हैं उहापो। अब उसी के अनुसार विलोम शब्द वास्तविक। अब विलोम शब्द का पहले ही बताया थी मैंने आपको कि विलोम शब्द वास्तविक, अवास्तविक, सफल, असफल, सामान्य, असामान्य। और ध्यान रखिए, उसके पहले ये बताई थी मैं आपको कि जब
विलोम शब्द होता है तो सामान्य शब्द होता है और उसके आगे कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो उसका विलोम शब्द हो जाता है। और उसकी दृष्टि में उस शब्द को आगे जुड़ने वाले शब्दों को भी मैंने आपको व्याकरण की दृष्टि से बताया था कि वह उपसर्ग कहलाता है। पर यहाँ उपसर्ग का बस समझने के लिए आपको बताएं, पर यह बात ध्यान रखना कि विलोम शब्द जब होता है तो एक शब्द जो होता है जैसे एक छोटा सा उदाहरण होनी। होनी एक शब्द है, उसके आगे अनहोनी लगा दो तो अन क्या हो गया, उपसर्ग भी हो गया और उसका विपरीत शब्द भी हो गया। इस तरह से विलोम शब्द आपको लिखना है सभी के। उत्पत्ति की दृष्टि से कैसे शब्द पहचान कर लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो कैसी भाषा के हैं, यानी वो इंग्लिश से भी आ सकते हैं, उर्दू से भी आ सकते हैं, हिंदी के भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए गिराक। गिराक शब्द क्या है, शुद्ध ग्राहक होना चाहिए इसका शब्द, तो ये बिगड़ा हुआ रूप है। आइडिया, आइडिया ये हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है। हम हिंदी में तो इसको उपाय बोलेंगे, पर यहाँ पर ये आइडिया दिया तो आइडिया कौन सा शब्द है, इस शब्दों को पहचानना है तो ये शब्द कौन सा है, अंग्रेजी का। प्लीज, अब प्लीज हम लोग कृपया बोलते हैं हमारे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये शब्दों को पहचानना है कि प्लीज हिंदी का है या उर्दू का है या अन्य भाषा का है या क्या है। तो यहाँ पर हमको लगा प्लीज अंग्रेजी। आपका उत्तर ही होना, यानी जो शब्द आपको दिए गए वो शब्द की पहचान बताइए। ये हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है या तत्सम है या तद्भव है, ऐसे भी कभी आ सकते हैं। अब ये फोर्थ वन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह आपको इसे आप बहुत पहले पढ़ चुके भी हो, फिर भी एक बार मैं दोहराती हूँ आपको। कारक चिन्ह हिंदी में 8 होते हैं, जिसको लगने पर ही वो वाक्य में सुंदरता, शुद्धता आती है। अब वो कारक चिन्ह 8 है, ने, के, में, से, पर, के लिए, के द्वारा, ये इसको कहते हैं कारक चिन्ह। अब यहाँ पर आपको वाक्य देंगे और उसमें का एक कारक चिन्ह का लोप हो गया। जैसे अब हवलदार साहब डैश बात कुछ कुछ समझ डैश आई। अब इसमें और कोई शब्द नहीं भरना है, सिर्फ कारक चिन्ह आना, लेकिन वो भी उचित। समझ में आया? 8 कारक चिन्ह है आपके पास में, ने, में, के, से, के लिए, के द्वारा। तो अब बताइए, अब हवलदार साहब डैश बात कुछ कुछ समझ डैश आई। अगर हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह उचित है और एक बार अगर आपको आइडिया आ जाएगा तो आपके ये कारक चिन्ह यहाँ पर बराबर लगेंगे। अब हवलदार साहब की कारक बात कुछ कुछ समझ में आई, ये अपना सेंटेंस बराबर कारक चिन्ह लगने से, बराबर शुद्धता से बना हुआ है, तो आपका सही होगा। तो इसी तरह आपको ये पूरा पहले वाले में हवलदार साहब की बात कुछ कुछ समझ में आई में, हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी डैश काम, तो हवलदार साहब हर 15वें दिन, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी डैश काम डैश। अब हर दिन कंपनी काम, क्या कौन सा आएगा, देखिए आप लोग, के, कंपनी के काम, काम से, काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ये जो कारक चिन्ह का लोप हो गया वो आपको करना है। यहाँ पर आपको कोई मतलब कोई आपको साइड में कुछ क्वेश्चन नहीं देंगे कि भाई चूज द करेक्ट आंसर भी नहीं देंगे। आपको स्वयं को
कारक चिन्ह भरकर इस वाक्य को पूर्ण करना है। लेकिन भरना है सिर्फ कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह आपको मैंने बता दिया, ने, में, के, से, पर, के लिए, के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आप दोपहर डैश समय था, समझिए आप लोग। चलो अभी अपने पास तो साक्षात्कार लेसन नहीं हो रहा है, इसीलिए आपसे मैं उत्तर की आवाज़ नहीं सुन, लेकिन आप लोग इस नोट्स को अपने बुक में लिखिए और आंसर पुस्तिका में, और जो भी आपको अगर शंका समाधान हो गया तो स्कूल खुलने पर या आप इसके बाद भी आप कुछ पेपर में लिखकर आप मेरे को वापस स्कूल के पास में आप अपनी नोटबुक भिजाकर मेरे से जचवा सकते हो। दोपहर डैश समय था, अब दोपहर का समय था, दुकान भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। बहुत आसानी से आ सकता है, आप एक दो बार इसको पढ़ो तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगेगा। दुकान में भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। एक बार या दो बार उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको इमीडिएटली आ जाएगा कि उसमें कौन सा चिन्ह, कारक चिन्ह हमें भरना है। थोड़ा सा अपने को प्रयत्न करें, और एक बार अगर आप प्रयत्न करने लग जाओगे तो आपको इस व्याकरण अभ्यास संबंधी कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं लगेगा। बिना किसी आपको उत्तर पुस्तिका से या किसी वर्क बुक से भी आप बिना सहायता लिए आप उसको कर सकते हो। बस डेफिनेशन को याद रखिए कि कारक चिन्ह बोल तो किसे कहते हैं, विलोम शब्द बोल तो क्या, इस सब को समझना है। उत्पत्ति यानी एक कौन सी भाषा से पैदा हुआ है शब्द, ऐसे चीज़ों को याद रखेंगे। पर्यायवाची शब्द अर्थ क्या, बस इसको अगर याद रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ग्रामर एक बार उसकी मेन चीज़, जैसे एक ताला होता है, अब ताले में हमने चाबी तो लगा दी, लेकिन देखिए उसको घुमा नहीं रहे, खाली चाबी लगा के छोड़ दी तो क्या ताला खुलेगा? तो वो उस घुमाने की पद्धति अगर जब आपको पता नहीं चलेंगी तो आपका ताला खुलेगा नहीं और आप अंदर जा सकते। इसी तरह से व्याकरण भी ऐसा ही है कि एक बार आप इसका डेफिनेशन अगर अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ ले तो कोई भी समय, किसी भी समय आपको व्याकरण संबंधी कोई कठिनाई नहीं आएंगी। कोई एक आध बार ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 99% आपका व्याकरण आपको अच्छा है। लेकिन इतनी बात है कि उसका आपको मूल अर्थ जानना है, वो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को समझना आपको ज़रूरी है। क्वेश्चन को न समझे तो आप अपना आंसर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बताती हूँ, एक बार व्याकरण संबंधी सभी चीज़ों को आप इतनी अच्छी तरह से समझ जाइए। जैसे अभी संधि है, समास है, भाववाचक संज्ञा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, बस ये समझना इसमें कि क्या करना है। अब देखिए आपका दूसरी भाषा की बात में सूचना पढ़कर उसके अनुसार लिखिए, ये आपका हिट। अब आपको कुछ शब्द दिया है यहाँ पर, विग्रह करके समास पहचानिए। विग्रह करने का अर्थ भी मालूम होना चाहिए आपको, यानी उसको अलग करना है। संधि करना है तो जोड़ना है, और विग्रह करना है तो अलग। ये दो शब्दों का भी अर्थ आपको समझना है। अब यहाँ पर बताया पूरा एक जोड़ के शब्द दिए है, रंग रूप। अब रंग रूप का विग्रह करके समास पहचानिए। तो इसके अंदर समास पहले मैंने आपको बताया था कि समास कितने हैं, 6 होते हैं। अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको रंग रूप। अब देखिए इसका विग्रह करो, पहले तो विग्रह करना है। विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रंग और रूप। अब देखिए और आया तो मैंने आपको डेफिनेशन के अनुसार बताया था, और उसी को पुनः एक बार याद कर लेना, और उसी के आधार पर एक बार मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ और आप इसको लिखना है कि जैसे रंग और रूप।
अब और आया, टीचर ने आपको क्या बताया था और आने पर कौन सा समास होता है? बोलिए। एक शब्द जिसको दोनों अर्थ प्रधान हो, रंग है तो रूप है, रूप है तो रंग है, दाल है तो रोटी है, रोटी है तो दाल है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप है, यानी दोनों अक्षर बराबर हो और जिसको अलग करने पर और आता है, तो वह शब्द क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। तो रंग और रूप। दूसरा आपको दिया देशभक्ति। इसके लिए मैंने यहाँ एक बार मेरा पढ़ाया हुआ जो है उसको समझना कि देशभक्ति, अब देशभक्ति क्या है, तो इसके लिए विग्रह कैसे करोगे? देश के लिए भक्ति। अब मैंने बताया था आपको कि जिस शब्द के अंदर विग्रह करने पर कारक चिन्ह की उत्पत्ति होती है, अभी 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 बताया मैंने कि 8 कारक चिन्ह है, और जिसको विग्रह करने के लिए देशभक्ति यानी देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, लेकिन दोनों भी क्या है? कारक चिन्ह है। जिस शब्द में विग्रह करने के बाद कारक चिन्ह की उत्पत्ति होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये जान। अब तीसरा आपको दिया गया चौराह। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, उसी का उदाहरण दिया था, और इसका डेफिनेशन है जिस वाक्य में पहला अक्षर नंबर आता है लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन है, जहाँ मैंने आपको बताया कि नंबर आने वाला शब्द द्विगु समास होता है, लेकिन दो ऐसे एक जगह है कि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको दशानन। अब टीचर आपने दशानन बताया लेकिन इसका समास आप अलग बता रहे। 10 तो इसमें नंबर आ गए और आपने कहा कि जिसमें पहला अक्षर नंबर है तो वह द्विगु समास होता है, पर यह समास दशानन द्विगु समास नहीं होता है। यहाँ पर चौराहा द्विगु समास है। 4 रास्तों का समूह, जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं उसे कहते हैं द्विगु समास। जहाँ पर 4 रास्ते, जैसे चारपाई यानी आपके भाषा में आप उसको काट बोलेंगे, हिंदी में उसको पलंग बोलेंगे। अब उस पलंग पर आप देखिए, पलंग को वो 4 पैरों पर आधारित है, अगर उसका एक पैर निकल गया तो वो काम नहीं आता है। तो ये जिसके ऊपर वो आधारित है वो पैर है उसके, और उसमें चारपाई उसका नाम दिया कि 4 पैर अगर है तो ही वो काम का है, नहीं तो काम का नहीं, इसीलिए उसको 4। इसी तरह से चौराहा, ऐसे कितने रास्ते निकलते हैं? 2 राह भी निकलते हैं, 4 रास्ते भी निकलते हैं। त्रिमूर्ति है, अब देखो, अब 3 मूर्ति, जिसके मूर्ति तो है लेकिन उसके 3 मुंह, तो वैसे शब्दों में हमको थोड़ा थोड़ा समझकर हमें उसको विग्रह करके उसका नाम लिखना। यहाँ पर चौराहा का अर्थ है 4 रास्ते या 4 रास्तों का समूह, और इसका नाम लिखना है आपको द्विगु समास। अब देखिए संधि को बताया आपको, भावुक। अब देखिए भावुक शब्द का संधि विच्छेद, भव प्लस ओक। भावुक में भव प्लस ओक, इस तरह इसको करना। सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, इस तरह से इसकी संधि विच्छेद करना। अब देखिए यहाँ पर एक अंतिम आपका जो भाषा की बात में जो क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यों में प्रयुक्त निपात समझिए, इसका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अब निपात शब्द, एक निपात शब्द वो होता है जो 2 शब्द, नागर पालिका भी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। यहाँ पर 2 वाक्य, नगर पालिका कुछ न कुछ करती रहती थी,
बीच में आया तो भी, ये जो शब्द है इसके साथ में उसे कहते हैं निपात। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय दिया होगा। यहाँ पर ही, जिस शब्द के ऊपर हम बहुत जोर देते हैं उस वाक्य में वो शब्द निपात शब्द कहता है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब यहाँ पर अगली बार भी है। अगली बार मूर्ति क्या भी, यानी जिसके ऊपर बहुत जोर से कहा जाता है उसके ऊपर ये, तो उसको कहते हैं निपात शब्द। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। यहाँ पर भी 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। यहाँ तक हालदार साहब, इस तरह से आपको ये ग्रामर और ये 3 जो क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ, और एक अनुच्छेद को लेकर, अनुच्छेद का पेज नंबर आपको बता दी मैं, पेज नंबर 9 में अंतिम अनुच्छेद, जैसे बार बार सोचते वहाँ से लेकर आंखें भर आई, इसमें कम से कम क्वेश्चन बनाइए। वहाँ तो आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर लिखना है, तो और नहीं तो सिर्फ खाली क्वेश्चन बनाने का भी एक चैप्टर रहता है आपको, जिसके 5 मार्क्स या 10 मार्क्स। इस बार अभी कोरोना काल के अंदर इसके 10 मार्क्स हो गए क्वेश्चन बनाने के। नहीं तो इसके रियल में जो था पहले सूचनानाथ आता था वो 5 अंक का ही था, लेकिन इस बार मैं लास्ट टाइम जो उनको सिलेबस दिया गया था उसमें आपको बताया गया कि इसमें आपको भी 10 मार्क्स है। क्वेश्चन बनाने के 10 मार्क्स और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद को पढ़कर लिखो, उसके लिए आपको 5 मार्क्स लगेंगे। ऐसे आपको एक फर्स्ट बीट ही आपको 20 मार्क्स का आता है। इस बात को आपको वहीं के वहीं पर, आप इसको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही आपको वो लिखना है। जैसे आपको एक पैराग्राफ देंगे आपकी किताब का, आपके पाठ्य पुस्तिका का, जिससे आपको आंसर लिखना है या फिर क्वेश्चन बनाना है। फिर एक जो अनुच्छेद देंगे वो अनमोल, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना। ये फर्स्ट बीट आपको 20 मार्क्स का है। उसी के साथ गद्य भाग में भी, पद्य भाग में भी आपको एक आपके दी हुई पद्य भाग में से किसी कविता का 4 लाइन देंगे, उसको आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, उसके 5 मार्क्स। और एक अनमोल कविता जो आपके किताब में नहीं है, आपको टीचर ने कभी पढ़ाई नहीं, स्वयं आप उसी समय वो कविता पढ़ रहे हो और उसी में से आपको उस कविता को पढ़कर ही उसमें से, इसमें व्याकरण संबंधी भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कभी ऐसा आता है, जैसे टमाटर लाल लाल है, एक एग्जाम्पल बता रही मैं आपको। अब देखिए, आपको बताया कि इस वाक्य के अंदर टमाटर लाल लाल है, इसके अंदर पुनरुक्ति शब्द कौन सा है? आपकी किताब का नहीं है वो, न आपने उसको पढ़ा, न टीचर ने आपको पढ़ाया। ये 2 बिट्स ऐसे ही आते हैं आपको, अनुच्छेद और कविता, जिससे आपका और मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था। इमीडिएटली आप स्वयं उसको वहाँ पढ़ना और वहाँ पर उसके आंसर लिखना है। तो अब ये क्वेश्चन अगर आ गया कि टमाटर लाल लाल है, इस वाक्य के अंदर कौन सा शब्द पुनरुक्ति शब्द है? अब आपको वहाँ पर न टीचर ने आपको बताया, न आपको मालूम, लेकिन उस परिभाषा के आधार पर जिसको मैंने बताया था आपको, पुनरुक्ति शब्द आपको बताइए, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, चल चल, सच सच। एक ही वाक्य के अंदर एक ही शब्द 2 बार आता है, उसे कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। ये अगर आपके दिमाग में बराबर समझ जाएंगे तो आप उस प्रश्न का उत्तर, टमाटर लाल लाल है, इसमें पुनरुक्ति शब्द है लाल लाल। कभी विलोम शब्द भी पूछते हैं, कभी इसमें से इसका संधि विच्छेद कीजिए शब्द देकर वो भी पूछे। सूर्योदय का समय हो गया,
अब इसमें सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको करना है। फिर ये भी देंगे आपको कि यह इस कविता का शीर्षक लिखिए, नाम भी आपको, हेडिंग भी आपको ही देना है, उसको टाइटल भी आपको ही देना है। तो आप उस कविता को देखना, उसमें क्या भाव भरा हुआ है, कैसी है, देशभक्ति से है या बच्चों की है, क्या है, उसके अनुसार उसको नाम देना। ये सब सिर्फ आपको आइडिया आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार आपको बताते हैं। और इसी तरह से आपका आज का ये जो लेसन था हमारा नेताजी का चश्मा, ये आपका पूरा हुआ। परियोजना कार्य में इसमें दिया गया कि एक नागरिक दूसरे नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको अपनी परियोजना कार्य के रूप में एक आदर्श नागरिक के रूप में कोई शक्ति या कठिन मूल्यवान के साथ में एक आदर्श नागरिक का एक चित्र बनाकर उसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखना। ये आपकी परियोजना कार्य। ये सिर्फ आपको परियोजना कार्य नोट्स पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये परियोजना कार्य आपको सिर्फ इसमें ही मिलते हैं मार्क्स, जो 20 मार्क्स आपके लिए जाते हैं। 5 मार्क्स परियोजना, वाचन अभ्यास, प्रश्न उत्तर और मौखिक वाचन अभ्यास, ये इसके आपके मार्क्स CFA की। क्योंकि आपको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स ऑलरेडी आपके FA से लिए जाएंगे, तो उसके अंदर ये काम आता है। तो इसके ऊपर भी आप सिर्फ ध्यान रखिए, गौर करिए कि ऐसा भी आ सकता है। एक आदर्श नागरिक का रूप बनाकर उसने क्या आदर्शता की, उसके क्यों वो आदर्श कहलाया, उसके बारे में लिखना है। पर ये तो सिर्फ हमारे पास FA में ही होता है, ये आपको एग्ज़ाम में आने वाला नहीं। तो इस तरह से आप लोग इस पाठ के जरिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद आप सभी ने इन पढ़ाए हुए पाठों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष हो रहा है, आप लोगों के भी मन में शंका होंगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी करें कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपने नोटबुक में जो शब्द हो, चाहे कोई अनुच्छेद हो, चाहे ग्रामर की दृष्टि से भी, व्याकरण की दृष्टि से कुछ हो, आप सब नोट करके रखिए, ताकि हमारे समक्ष आने पर हम उसका समाधान कर सकेंगे। ऐसी मुझे आपसे आशा है। अब उसी की तरह से हम अगली बार की पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तिका से तीसरा पाठ, एक कहानी यह भी, से मनु भंडारी इसकी लेखिका है। और उन्मनीकरण को खाली हम पढ़ के देखेंगे। नारी में अनेक गुणों का समन्वय है, उसमें प्राकृतिक अनुराग है, सौंदर्यानुभूति और संवेदना है, साथ ही साहस भी है। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। इस 4 लाइन के उन्मनीकरण के से ही हमको पता चल गया कि एक कहानी यह भी एक किसी नारी के ऊपर लिखी गई है और नारी को कितना महान माना है, नारी में भी कितने कैसे गुण होते हैं, और अनुराग, सौंदर्य बुद्धि उसमें होती है और साहस भी होता है। और इसी कारण से वेदों के अंदर भी देखिए, भगवान की पूजा भी बिना नारी के पूरी नहीं होती। इसीलिए ऐसी एक कहावत है कि कहते हैं कि जिस घर में नारी नहीं वह घर घर नहीं, जिस घर में नारी नहीं वह घर घर नहीं। तो नारी की हर जगह में, कदम कदम पर कितनी सिद्धता है, कितनी महत्वता है। इस कहानी के माध्यम से एक मनु भंडारी ने एक अपने जीवन के बारे में, कि उसने कैसे संघर्ष करके, और सच में है कि नारी को अति संघर्ष करना भी पड़ता है, लेकिन वो उन संघर्षों से जूझते हुए, लड़ते हुए किस तरह से आगे बढ़ी, और यही हम लोग लेखिका मनु भंडारी की कहानी के द्वारा माध्यम से आने वाले पीरियड में सुनेंगे। इसके लेखिका है मनु भंडारी। कैसे उसने नारी का चित्रण किया, आने वाले लेसन में हम सुनेंगे। धन्यवाद बच्चों।